दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी बुक से चैप्टर 18 ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो जितने भी टाइप्स के फ्लूइड हैं वो और उनका जो सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में कैसे होता है, किसके थ्रू होता है और कौन इन सब चीज़ों को कंट्रोल, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बॉडी एंड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। तो बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड वो यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं और वो जो फ्लो कर रही हैं पूरी बॉडी में, तो वो होंगी बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड को ना हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ना। तो उनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। अब जो पहले तो ब्लड को देखेंगे और फिर लिम्फ को देखेंगे। तो पहले आती है बारी ब्लड की। तो ब्लड के अंदर ब्लड को भी फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पहला और ये दूसरा। तो पहला तो है ब्लड एक तो पहला तो है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहला तो होगा प्लाज्मा और दूसरा होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा की जो कितना अमाउंट में प्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्स 55%, और बाकी का जो बचा 45% वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो अब प्लाज्मा के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा के अंदर होगा वाटर, ठीक है, वाटर होगा अप्रॉक्स 92% तक। फिर उसके बाद इसके अंदर होगा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी होता है, वो अप्रॉक्स 6 to 8% होगा। और बाकी का जो बचा है मे बी 0 to 2% वो होगा इसके अंदर मिनरल्स, है ना, मिनरल्स। तो बाकी का जो बचा वो मिनरल्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उनमें से कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि पहला तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। फिर दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और फिर तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये तो ही ब्लड के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा, हमें पता है कि प्लाज्मा कैसे कलर का होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम तो ये, कि प्लाज्मा का कलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर्ड होता है ना। तो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, और इसके अंदर ब्लड के अंदर कितना कंसिस्ट करता है ब्लड हमारा, वो अप्रॉक्स 55% है ना। तो ये हमें पता है कि एक विस्कस फ्लूइड है ना, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, यानी विस्कस यानी गाढ़ापन, है ना, इसके अंदर गाढ़ापन तो होता ही है, प्लाज्मा के अंदर गाढ़ापन होता है। तो विस्कस यानी गाढ़ा भी होता है। और इसके अंदर भी कितना कंसिस्ट करता है ब्लड प्लाज्मा को, तो कंसिस्ट करता है ये अप्रॉक्स या नियरली 55%, हमने अभी देखा है ना, 55% ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर अप्रॉक्स 55% तक प्लाज्मा ब्लड को कंसिस्ट करता है। अब जो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर हमने देखा कि इसके पास प्रोटीन्स हैं, है ना। तो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो हमने लिखा है, ऊपर लिखा भी है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन और, एक आप ना कॉपी पेन लेकर बैठा करो, इससे क्या है नोट्स बन जाते हैं ना। तो अब क्या है ये प्लाज्मा हैज़ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। पहला तो होगा इसके अंदर फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है कि ये काम में आता है जब कहीं पर हमें कोई चोट लग जाती है ना। चोट लगने के बाद फिर जब वो क्लॉटिंग होती है ना, तो क्लॉटिंग में काम आता है। तो नीडेड फॉर
क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग है ना, या फिर तो हम बोल सकते हैं क्लॉटिंग को हम कोगुलेशन भी बोलते हैं, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कोगुलेट हो जाना, है ना। और ये तो हुआ पहला प्रोटीन। अब दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है प्लाज्मा के अंदर, वो होगा ग्लोब्यूलेंस, ग्लोब्यूलेंस। तो ग्लोब्यूलेंस का काम क्या होता है कि ये जो हमारे ग्लोब्यूलेंस का काम करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है ये ग्लोब्यूलिन। तो हम इसमें लिख सकते, तो एनसीईआरटी में लाइन है कि प्राइमरली are involved in defense mechanism, है ना, मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी। अब जो तीसरा होगा हमारे पास, जो तीसरा बचा है वो है एल्ब्यूमिन। तो अब एल्ब्यूमिन का काम क्या है कि ये हमारे जो ये ना हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। अब जहाँ पर भी ऑस्मोटिक वर्ड आ जाए यानी कि वो ब्लड का है, ऑस्मोटिक वर्ड ब्लड को रिलेट करता है। तो ये हो जाएगा इट हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, है ना, यानी कि ऑस्मोटिक वर्ड है तो यानी ब्लड, तो ब्लड का जो भी ऑस्मोटिक लेवल है वो उसको उसमें हेल्प करता है एल्ब्यूमिन्स। अब ये जो एल्ब्यूमिन है, तो ये तीन थे हमारे प्लाज्मा के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो ये तीन पार्ट थे। अब इसके आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर हमने तीन चीज़ें देखी थी। पहला तो था वाटर, दूसरा था प्रोटीन। तो वाटर तो होता ही है ना, 90 to 92% होता है। प्रोटीन भी हमने देख लिया, प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अब हमें ये देखना है कि वाटर के अंदर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, अब प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो मिनरल्स, मार्कर को क्या हो गया, मिनरल्स, ठीक है। तो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जैसे कि मतलब छोटे अमाउंट्स में होते हैं मिनरल्स, मतलब ज़्यादा लार्ज में नहीं होते, छोटे अमाउंट्स में होते हैं। मगर कौन कौन से होते हैं, एक लाइन हम बनाकर लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन मिनरल्स, है ना, मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट। अब कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे कि लाइक अब इसके पास मिनरल्स होंगे जैसे सोडियम, है ना, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, और भी कई तरीके के Cl हो गया, Cl नेगेटिव, है ना, और HCO3 नेगेटिव। तो ये कुछ तरीके के जैसे एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा, इस तरीके के कुछ मिनरल्स होते हैं। और जैसे कि ग्लूकोज भी होता है, ये भी एक मिनरल ही है, ग्लूकोज। और अमाइनो एसिड, है ना, अमाइनो एसिड ये भी होता है इसके अंदर थोड़ा बहुत। तो और लिपिड्स भी होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लाज्मा के अंदर होती हैं। अब एक चीज़ और कि अभी हमने क्लॉटिंग के बारे में देखा था, तो जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो प्लाज्मा है विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि सीरम क्या होता है, तो वो यही होता है कि है ना, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा अगर उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन अगर प्लाज्मा के अंदर नहीं है तो वो कहलाएगा सीरम। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर, तो इसको रब कर। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने देखा था कि 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला था एरिथ्रोसाइट्स, पहला है आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, है ना। तो आरबीसी हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं इसके बारे में कि आरबीसी इज ऑल्सो नॉन एज एरिथ्रोसाइट्स,
एरिथ्रोसाइट्स, है ना, एरिथ्रोसाइट्स हो गया। अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स है ना, वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर, यानी कि अगर हम देखें कि कितने अमाउंट में होनी चाहिए, तो ये अप्रॉक्स होनी चाहिए 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होनी चाहिए एक फाउंड, है ना, फाउंड, सॉरी कितने यूनिट्स तो लिखे ही नहीं, तो 5 to 5.5 पर mm क्यूब, है ना, पर mm क्यूब फाउंड इन अ पाउंड ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के अंदर ये अप्रॉक्स आरबीसीज 5 to 5.5 पर mm क्यूब होती है। अब इसके अंदर अगर न्यूक्लियस की बात करें, क्योंकि सेल है, तो सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यानी न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। अब अगर हम इसकी शेप के बारे में बात करें तो ये इसकी शेप बाइकनकेव होती है, बाइकनकेव शेप्ड, जैसे कि इसकी शेप कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, है ना, थोड़ा सा यहाँ से, और इसकी शेप कुछ ऐसे बाइकनकेव होती है ना। अब अगर हम देखें कि ये हमारे बॉडी में कितनी देर तक, यानी कितने दिनों तक इसकी लाइफ स्पैन क्या है, तो ये अप्रॉक्स 120 डेज की ही लाइफ होती है इसकी, हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन, है ना, अबाउट 120 डेज। ज़्यादा दिन की इनकी ज़िंदगी नहीं होती है, बेचारे बहुत जल्दी ही, मतलब एवरेज होती है, फिर भी एवरेज ही होती है इसकी, तो फिर भी इतने दिन तो चलते हैं, 120 दिन तक चलते हैं। फिर उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जाते कहाँ है, अपने स्प्लीन में, ठीक है। इनका भी एक स्प्लीन होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज जिसे हम कहते हैं। तो दे डिस्ट्रॉयड इन दिस स्प्लीन, ठीक है, उसको हम स्प्लीन कहते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड है, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो ये होता है इनका स्प्लीन। अब अगर, तो ये बात तो हमारे आरबीसीज की, है ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर हमें पूछें तो ये बनते कहाँ, हमने तो ये देखा ही नहीं, ये बनते कहाँ पर है, होते तो हैं, ठीक है, ऐसे होता है, इतना होना चाहिए, मगर ये बनते हैं हमारे प्रोड्यूस्ड, आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन, अच्छा एक बात है, जैसे मान लो आरबीसी है, आरबीसी रेड होता है क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये रेड है ना। तो यानी कि आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन रेड है, इसलिए आरबीसी रेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है रेड बोन मैरो में, प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, मैरो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम देखें कि अब हम बात करते हैं, सेकेंड है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, मार्कर को फिर से, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स, है ना। अब सेम इसका भी वही चलेगा कि हमें पता है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, है ना। तो इट इज़ कलरलेस बिकॉज द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन नहीं होता इसके अंदर, इसलिए एब्सेंस है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, तो दे हैव न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस भी होता है। अब ये एक हमारे ब्लड में अप्रॉक्स कितने होने चाहिए, जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कितने होने चाहिए अप्रॉक्स, तो ये अप्रॉक्स
6,000 to 8,000 पर mm³ फाउंड, है ना, फाउंड ऑफ द ब्लड। अप्रॉक्स इतना 6,000 टू 8,000 तक होना चाहिए। यहीं पर नहीं चल रहा तो कुछ दिक्कत होगी यहाँ पर। हाँ, तो ये अप्रॉक्स इतना होना चाहिए। अब जो ल्यूकोसाइट्स है ना, यानी कि WBC, ये भी फर्दर डिवाइडेड है। तो हम डिवीजन आगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है, यानी ल्यूकोसाइट्स को हम WBC बोलते हैं, तो पहला है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स। और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, वो भी फर्दर डिवाइडेड है। कुछ वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? हमारे ब्लड के, हमारे RBC के अंदर कितनी % होती है? अप्रॉक्स सबसे ज़्यादा कंसिस्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स हमारे WBC के अंदर। तो वो कितने हैं? अप्रॉक्स 60 to 65% तक का जो हमारा ये कंसिस्ट करता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और द टोटल RBC, ठीक है, सॉरी WBC है ना। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, वो फैगोसाइटिक होता है, ठीक है। तो फैगोसाइटिक इन नेचर। अब बात करते हैं, सेकंड आता है, सेकंड नंबर पे है बेसोफिल्स, ठीक है। तो अब ये कितना होता है हमारे WBC के अंदर? ये इसकी ये बहुत ही कम है, अप्रॉक्स 0.5 to 1%, ठीक है। इतना ही कंसिस्ट करता है बेसोफिल्स। और ये क्या करता है ना कि हिस्टामिन सिक्रेट करता है, ठीक है। सिक्रेट्स हिस्टामिन, ठीक है, इसका ये काम है। और क्या करता है ये कि जो ये एक्चुअली ना हमारे जो इन्फ्लामेटरी जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पर आता है इओजिनोफिल्स। अब इसकी अमाउंट भी काफ़ी कम, इससे बेसोफिल से तो ज़्यादा ही होती है, 2 to 3% तक हमारे WBC में होता है ये, ठीक है। और इसका काम क्या होता है ना कि ये इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है, यानी कि रेसिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और एलर्जी जो रिएक्शंस होते हैं ना, उन यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारी बॉडी में कभी कभी होता है ना कि अचानक से रेडनेस आने लगती है, तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है ना। तो एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, उनमें भी इसका काम होता है ना। ये एसोसिएट करता है, उसके लिख देते हैं, एंड एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। अब सेकंड आती है, ये तो थी हमारे बात ग्रेन्युलोसाइट्स की। अब सेकंड है एग्रेन्युलोसाइट्स, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। एक सौ रब कर लेते हैं, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट।
जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले देखेंगे लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं ना कि ये टी और बी सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं लिम्फोसाइट्स। पहला है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये ना टी एंड, यहाँ पर लिख लेते हैं टी एंड बी सेल्स, टी और बी सेल्स है ना, उनको लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स ये अप्रॉक्स 20 to 25% तक कंसिस्ट, 20 मार्कर नहीं चल रहा है, 20 to 25% तक ये हमारे ब्लड में WBC में होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम, इसका भी काम इम्यून सिस्टम का ही है, यानी कि एंड इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, है ना। ये भी NCERT में लिखा है। अब ये तो हुआ लिम्फोसाइट्स। दूसरी जो टाइप है ए ग्रेन्युलोसाइट्स में वो आती है मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स का काम, मोनोसाइट्स भी अप्रॉक्स 10 to 15% हमारी WBC में होती है। और ये क्या करता है कि ये मैक्रोफेज लाता है ना, बिकम्स मैक्रोफेज, ठीक है। अब ये जो क्या था, ये लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स है और ये जो मोनोसाइट है, तो लिम्फोसाइट में टी एंड बी टाइप के सेल्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट की एक बार ये जो शेप है, शेप्स देख लेते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स है, पहला था लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स में जो टी सेल है, टी सेल यानी कि ये एक सेल है और उस सेल के अंदर अब ये कुछ इस तरीके से, यानी ये पूरा सेल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा टी क्योंकि ये बड़ा होता है, तो टी लिम्फोसाइट्स, है ना, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा है बी लिम्फोसाइट, है ना, बी टाइप का। तो ये साइज में बड़ा होता है ना, इट इज़ बिग इन साइज, इट इज़ बिग इन साइज। मार्कर नहीं चल रहा है अब। दूसरा है ये ना सिर्फ इतने में ही भरा होगा, यानी कुछ इस तरीके से ही, कुछ इस तरीके से इतने में भरा होगा, तो ये होगा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट नहीं चल रहा है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये बी लिम्फोसाइट है, ये ना साइज़ में छोटा होता है, इट इज़ स्मॉल इन साइज़, ठीक है। तो आज जो है मार्कर भी थोड़ी आनाकानी कर रहा है, इसका चलने का मन नहीं कर रहा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो तीसरा पार्ट बच रहा है जो है प्लेटलेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।